आज हम लेके आए हैं आपके लिए मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पर यह वीडियो। भूगोल को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक भौतिक भूगोल तथा एक मानव भूगोल। इनको समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। भूगोल की परिभाषा तो आप सभी जानते होंगे। भूगोल वह शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र आदि का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में भौतिक भूगोल में हम प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, जैसे पृथ्वी के प्राकृतिक तत्व, धरातल, जलवायु, महासागर आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। जबकि मानव भूगोल में हम समाज तथा पर्यावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसके प्रमुख उपक्षेत्र हैं सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, यातायात भूगोल, चिकित्सा भूगोल एवं लैंगिक भूगोल। प्रमुख भूगोलवेत्ताओं द्वारा इसकी परिभाषा किस प्रकार दी गई है। फ्रेडरिक रैडजेल कहते हैं, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एलन सी सैंपल कहती हैं, मानव भूगोल स्थिर प्रकृति तथा क्रियाशील मानव के बीच अध्ययन है। पॉल विडाल डी ला ब्लाश कहते हैं, मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्प। 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ने सामाजिक समूहों तथा उनके प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया। हम्बोल्ट ने लिखी है पुस्तक जो उसका नाम है कॉस्मोस, तथा कार्ल रिटर ने अर्डकुंडे पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने मानव और उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव भूगोल के बारे में हम कह सकते हैं कि मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यानी कि मानव और उसका प्राकृतिक पर्यावरण और उसके साथ वो कैसे समायोजन करता है, इसी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। जैसे कि कोई आदमी बहुत ही गर्म क्षेत्र में रहता है और वहाँ पर रहने के लिए वो क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या उपाय करता है, यह हम मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति बहुत ठंडे स्थानों में रहता है, वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उस ठंडे पर्यावरण में जीवित रहने के लिए क्या क्या क्रियाकलाप करता है, अपने जीवन को किस तरह से ढालता है, इन चीज़ों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो कांगो बेसिन के पिग्मी लोगों की जीवन शैली और सऊदी अरब के बद्दू लोगों की जीवन शैली, दोनों में ही अंतर पाया जाता है। और उनकी जीवन शैली में अंतर क्यों है? क्योंकि वे अलग अलग पर्यावरणीय दशाओं में रहते हैं। कांगो बेसिन के लोग नदी बेसिन क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे उपजाऊ भूमि मिलती है, उनके कार्यकलाप भिन्न होते हैं। जबकि अरब के बद्दू लोग जो हैं, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी जीवन शैली, कार्य करने का ढंग, रहने का ढंग, खाने पीने का ढंग अलग है। अब हम मानव भूगोल के क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। मानव भूगोल में हम किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं, समाज, संस्कृति और धर्म पर भौतिक पर्यावरण के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है क्योंकि इसने मानव की आर्थिक क्रियाओं को, उसके समाज को, उसकी संस्कृति, उसके धर्म सभी को समाहित किया हुआ है। सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं को क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, धर्म को क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, मानव के समाज को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, उसकी संस्कृति को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, इन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। मानव भूगोल में पर्यावरण से संबंधित मानव समाजों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। पर्यावरण को एक कारक मान करके और मानव के समाज में किस तरह से भिन्नता आ जाती है, किस तरह से मानव जो है उसके क्रियाकलाप बदल जाते हैं, इसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है।
दूसरा पॉइंट देखते हैं, समाजों के क्षेत्रीय वितरण पर विचार करता है। मानव भूगोल कोई मानव का समाज जो है किस तरह से किस क्षेत्र में वितरित है, इस पर भी विचार किया जाता है। इसमें जनसंख्या के विकास, वितरण एवं घनत्व, जनसांख्यिकी के लक्षण और जन स्थानांतरण का अध्ययन भी होता है। मानव समूहों तथा उसकी आर्थिक क्रियाओं में भौतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन भी होता है। मानव क्रियाओं की दिशाओं को पर्यावरण नियंत्रित करता है, इस बात पर भी विचार होता है कि पर्यावरण कहाँ तक मानव की क्रियाओं को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्रियाएं, उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा संचार पद्धति के स्थानिक वितरण पर पड़ने वाले भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि मानव भूगोल में पर्यावरण से संबंधित मानव समाजों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। मानव भूगोल की विचारधाराएं। अब मानव भूगोल में कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, वो किस तरह से फली फूली और वे क्या कहती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मानव भूगोल की प्रथम विचारधारा है निश्चयवाद, जिसको डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है और इसको पर्यावरण डिटर्मिनिज्म या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें इस बात पर विचार किया गया है कि मानव क्रियाओं की दिशाओं को पर्यावरण नियंत्रित करता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान की हर चीज़ को प्रकृति नियंत्रित करती है। यही इस विचारधारा में बताया गया है, यानी मानव प्रकृति की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। प्राकृतिक दशाओं का मानव इंसान के भौतिक लक्षण यानी शक्ल, लंबाई, चौड़ाई तथा चारित्रिक गुणों यानी उसकी वीरता, कायरता, दयालुता, क्रूरता, बुद्धि और उसकी सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभावों को सर्वप्रथम यूनानी और रोमन विद्वानों ने उल्लिखित किया है। यूनानी और रोमन विद्वान सबसे पुराने विद्वान थे जिन्होंने मानव भूगोल पर अध्ययन किया तथा उसको पर्यावरण और मानव की क्रियाओं से संबंधित किया है। यूनानियों में अरस्तु ने कहा, उत्तरी यूरोप वासियों और एशियाई लोगों के बीच अंतर जलवायु के कारण पाया जाता है। उनके अनुसार ठंडे प्रदेशों में रहने वाले निवासी जो हैं वो साहसी और वीर होते हैं, परंतु उनमें बुद्धि का अभाव होता है, जबकि गर्म प्रदेशों के निवासी मेधावी होते हैं, यानी उनकी बुद्धि तेज होती है, किंतु उनमें साहस की कमी पाई जाती है। इसीलिए गर्म प्रदेशों के लोग अधिकतर दास रहे हैं। रोमन विद्वानों में स्ट्रैबो ने कहा कि ढाल, उच्चावच, जलवायु ये सभी प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, यानी कि कहीं किसी स्थान का ढाल जो है, उसकी उच्चावच जो है और उसकी जलवायु, ये मानव के वश में नहीं है, ये प्रकृतिकृत है, यानी प्रकृति ने प्रदान किया है इनको, और यह तत्व मनुष्यों की जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। मॉन्टेग्यू ने बताया कि शीत जलवायु के निवासी शारीरिक दृष्टि से ताकतवर, अधिक साहसी, स्पष्टवादी, कम अंधविश्वासी और कम चालाक होते हैं। उष्ण जलवायु के निवासी कायर, शारीरिक दृष्टि से कमजोर, आलसी और निष्क्रिय होते हैं। यह मॉन्टेग्यू, जो कि एक रोमन विद्वान थे, उनके द्वारा कहे गए कथन हैं, ये उनके अनुभवों पर आधारित हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जीवों की उत्पत्ति में उन्होंने पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन मानव के संदर्भ में किया है, यानी मानव या जो भी जीव हैं उन पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है उसको इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। रेडजल महोदय के अनुसार समान दशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती हैं। समान दशाएं कौन सी? पर्यावरण की समान दशाएं, यानी जिस पर्यावरण में समानता पाई जाएगी वहाँ के लोगों की जीवन शैली भी समान होगी। कुमारी एलन सैम्पल, जो कि रेडजल की शिष्या थी, उन्होंने अपनी पुस्तक भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव में लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी की संतान है, किंतु यह भी है कि पृथ्वी ने उसे मातृत्व दिया, उसका पोषण किया है, उसके कार्यों को निश्चित किया है तथा उसके विचारों को दिशा दी है। तो कुमारी
एलन सैंपल यह मानती हैं कि मानव जो है वो पृथ्वी के द्वारा ही पैदा किया गया है और पृथ्वी ने ही उसका पालन पोषण किया है, यानी कि मानव पर पृथ्वी का या प्रकृति का संपूर्ण नियंत्रण होता है। अतः निश्चयवाद ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि मानव जो है वो गौण है और प्रकृति जो है वो प्रथम शक्ति है। प्रकृति के द्वारा ही मानव का भौतिक स्वरूप यानी उसका रंग रूप, उसकी त्वचा का रूप कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, इनको निर्धारित किया जाता है तथा इसके साथ साथ प्रकृति ही मानव के चारित्रिक गुणों को भी निर्धारित करती है। इसके बाद अगली विचारधारा है संभववाद। संभववाद में हम यह देखते हैं, इसमें हम यह अध्ययन करेंगे कि यह विचारधारा मानव और पर्यावरण के संबंधों की अलग तरीके से व्याख्या करता है। इसमें मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना जाता है। यह देखना होगा इसमें कि यह विचारधारा यानी संभववाद की विचारधारा जो है वो निश्चयवाद की विचारधारा के विपरीत है। यहाँ मानव को अधिक क्रियाशील, अधिक सक्रिय माना गया है और प्रकृति को गौण माना गया है, जबकि निश्चयवाद में इसका विपरीत था। वहाँ प्रकृति प्रधान थी और मानव गौण था। यह एक ऐसी धारणा है जो इस पर बल देती है कि प्राकृतिक पर्यावरण कई विकल्प प्रस्तुत करता है जिसकी संख्या किसी सांस्कृतिक समूह के ज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास के साथ साथ बढ़ती जाती है। अर्थात पर्यावरण इंसान को अवसर उपलब्ध कराता है जिसका उपयोग करना मानव की बुद्धि, ज्ञान, विवेक, प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। इसका मानना है कि मानव स्वयं पर्यावरण को प्रभावित करके उसमें परिवर्तन कर सकता है। संभववाद का दर्शन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। उनके अनुसार व्यक्ति पर्यावरण का मात्र उत्पाद नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मानव जो है उसको प्रकृति ने पैदा कर दिया, उसका पालन पोषण कर दिया और मानव पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर है। यह प्राकृतिक पर्यावरण का मात्र दास नहीं है। विडाल डीला ब्लास प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संभववाद की वकालत की और संभववाद विचार का प्रतिपादन किया। संभववादियों के अनुसार प्रकृति कभी भी एक परामर्शदाता से अधिक नहीं रही है। इसके विपरीत मानव का प्रथम स्थान है, न कि पृथ्वी या जलवायु का। मानव अपने कौशल का विकास करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि वर्तमान के युग में देखें हम तो काफ़ी हद तक यह विचारधारा सफल प्रतीत होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्तमान समय में मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है तथा प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उनका उपयोग उसने अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और प्रकृति को गौण बनाने के लिए किया है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक खोजों जैसे हवाई जहाज, एयर कंडीशनर, हीटर, गर्म कपड़े मानव की क्रिएटिविटी के उदाहरण हैं जिन्होंने मानव को पर्यावरण पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की है। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पहले मानव जो है वो पर्यावरण के अधीन था। ये सब प्राचीन काल की बातें थी, पुराने समय की बातें थी, जिसमें कि मानव को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अपने पैरों पर ही निर्भर करना पड़ता था, अर्थात प्रकृति पर ही वह निर्भर था। लेकिन जैसे ही जहाज का आविष्कार हुआ, मानव ने कई हजार किलोमीटर की दूरियां भी कुछ ही घंटों में तय करना शुरू कर दिया। इसी तरह एयर कंडीशनर का आविष्कार जब हुआ तो उसमें मानव अपने गर्म पर्यावरण से बचने के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग करने लगा, अर्थात पर्यावरण से एक लड़ाई उसने लड़ी और उसमें वह विजयी हुआ। हीटर और गर्म कपड़े जो क्षेत्र ठंडे स्थानों में है, जहाँ का पर्यावरण ठंडा है, वहाँ पर मानव ने हीटर बना करके और पर्यावरण की मर्जी के खिलाफ अपने आप को ढाल लिया है, यानी कि पर्यावरण के विरुद्ध होकर के उसने स्वयं को स्थापित किया। पर्यावरण की ठंडक से बचने के लिए हीटर आदि का प्रयोग कर लिया है और इस प्रकार मानव जो है उसने अपनी सुप्रीमेसी को सिद्ध किया है। इसके बाद अगली विचारधारा है नवनिश्चयवाद। यह विचारधारा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत की गई। उनके अनुसार मनुष्य द्वारा किसी देश के विकास की गति को तेज, धीमा या अवरुद्ध किया जा सकता है। कुल मिलाकर के ग्रिफिथ टेलर ये कहना चाहते हैं कि मानव जो है वो किसी देश के विकास की गति को
कम या तेज कर सकता है। किस प्रकार? अपनी बुद्धि के उपयोग से, अपने विवेक के उपयोग से। मानव की ही कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो विकास को अवरुद्ध कर देती हैं या विकास को तेज कर देती हैं। तो इस प्रकार मानव ही किसी देश के विकास के लिए, किसी देश की उन्नति के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ हम देखते हैं कि ग्रिफिथ टेलर ने मानव को एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, एक सक्रिय कार्यकर्ता माना है। इसके साथ साथ उन्होंने रुको और जाओ का निश्चयवाद का वाक्यांश भी दिया है, अर्थात पर्यावरण में संभावनाएं असीमित नहीं होती और प्रत्येक विकल्प के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। मनुष्य अपना विकल्प स्वयं चुनता है। वह अपने सापेक्षिक विवेक अथवा मूर्खता का निर्णय उन लक्ष्यों के संदर्भ में करता है जो उसने स्वयं निश्चित किए हैं। इस प्रकार मनुष्य चयन करता है, किंतु उसी दायरे में जो प्रकृति उसके सामने प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि नव निश्चयवाद जो है वो कुल मिलाकर के एक बैलेंस बनाने की बात कर रहा है। आज के युग में हम देखते हैं कि जिस प्रकार मानव ने तरक्की की है, यानी संभववाद जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास प्रभावी हुआ और आज भी लगभग संभववाद जो है काफ़ी प्रभावी है, वहाँ पर नव निश्चयवाद की जो विचारधारा है वह यह बताना चाहती है कि यदि मानव अपने आप को इसी तरह क्रियाशील रखते हुए पृथ्वी के विभिन्न संसाधनों का बहुत तेज़ी से उपयोग करेगा और उसको दोबारा से पुनर्चक्रण का समय नहीं देगा, तो पृथ्वी का विनाश जल्दी ही हो जाएगा। इसीलिए ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ का निश्चयवाद भी इस सिद्धांत को कहा है, यानी कि हमें संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग रोक करके और उसको पुनर्चक्रण का समय देने की आवश्यकता होगी। अन्यथा विभिन्न समस्याएं जो आज के युग में उत्पन्न हो गई हैं, जैसे कि ओजोन परत का क्षय हो रहा है, पर्यावरणीय प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इन सभी को रोकने के लिए हमें पर्यावरण को पुनर्जीवित होने के लिए, पुनर्चक्रित होने के लिए समय देना पड़ेगा। मानव की बुद्धि असीमित है, मानव के कार्य करने की संभावनाएं असीमित हैं, लेकिन उनको उस दायरे तक समेटना पड़ेगा जहां तक कि प्रकृति को नुकसान ना हो, यानी कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ग्रिफिथ टेलर इस विचारधारा के साथ प्रस्तुत करते हैं, यानी कि विकास जो भी हो वो सतत हो। इस प्रकार हमने समझा कि मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र क्या है तथा इसमें कौन कौन सी विचारधाराएं शामिल हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं तथा आने वाली वीडियो का लाभ उठाने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ आप इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।